स्वागत है यहाँ पर। बेसिकली जो मैडम ने क्वेश्चन पूछा है कि फाइनेंशियल क्रंच आपको कैसे पता चला, हुआ ऐसे था कि जब से मैं आया हूँ कि हमें ग्रांटेड जो मिलती है 560 करोड़ रुपए, उसके बारे में बताया गया। अपना रेवेन्यू कैसे हम जनरेट करते हैं उसके बारे में बताया गया। जो हमारा हाउस टैक्स रुका और सडनली उस टाइम हमारी जो मैडम कमिश्नर थे वो चले गए और उसके बाद 2-3 महीने हमारा कोई मतलब डीसी साहब थे तो उन्हें प्रॉपरली एमसी के बारे में नॉलेज नहीं थी, मतलब जानकारी नहीं थी, तो उस कारण थोड़ा सा हुआ कि फाइनेंशियल क्रंच जो मुझे इंटरफेयर करना पड़ा। तो मुझे पता लगा कि करीबन हमें 200 करोड़ रुपए का जो है वित्तीय हालत से हमें गुजरना पड़ेगा आने वाले समय में। तो उसके लिए मैंने बात की गई, तो वो मैं सितंबर में ही लेटर लिख चुका था एडवाइज़र साहब को। उसके बाद मुझे गवर्नर साहब के पास जाना पड़ा और फिर ये मीटिंग भी करनी पड़ी। तो इसी तरह से जब मुझे पता लगा तो मैं उस टाइम से ही लगा हुआ हूँ इसमें कि हमारा जो 200 करोड़ का अतिरिक्त जो हमें बजट चाहिए था वो किस लिए चाहिए था, क्योंकि हमारा 1100 करोड़ रुपये का कुछ हमारा खर्चा आ रहा है, सैलरीज और सबको मिला, डेवलपमेंट वगैरह को सबको मिला के, और हमारे पास सिर्फ 910 करोड़ रुपया हमारे पास इस साल का जनरेट होना है। देखिए ऐसा है कि विपक्ष को कोई ना कोई तो मुद्दा चाहिए। अब विपक्ष के पास मुद्दा क्या है कि हम मतलब फ्री पानी देना चाहते हैं या फ्री पार्किंग देना चाहिए। हमारी मंशा तो है देने की, हम कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हिसाब लें तो 2016 में इस एमसी के पास 2015 के अंदर 500 करोड़ की एफडी थी, वो किसने तोड़वाई? वो बीजेपी ने तोड़वाई। बीजेपी के कार्यकाल में टूटी वो 500 करोड़ की एफडी, वो तोड़वा के क्या किया गया? अनऑफिशियली खर्चे किए गए। वो 500 करोड़ की एफडी तोड़वाने की जरूरत क्या थी? जो आज हम इस हालात से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें हमारा अतीत जिम्मेवार है। पिछले 8 साल से आप देखिएगा थोड़े थोड़े करके क्रंचेस आते रहे हैं, जो कि आपको हाउस में कन्वर राणा जी ने बताया। बस ये है, फर्क इतना है कि मैंने ये पब्लिक किया, उन्होंने पब्लिक नहीं किया। उनका एमपी साहब जो थे और उनके गवर्नर साहब जो थे, जो पहले थे, उन्हें समय समय पर सपोर्ट करते रहे। मुझे वो सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, तो मुझे पब्लिक में जाके अपनी बात रखनी पड़ेगी। ग्रांट देखिए, हमने तो जो मांगा था करीबन 1640 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन हमें मिला सिर्फ 560 करोड़ रुपए। और एमसी का तकरीबन डिपार्टमेंट सर्विसेज वाला है। हम पूरे चंडीगढ़ को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ना कि हमारे पास कोई इनकम वाला कोई डिपार्टमेंट है। जो इनकम वाला मांगने गए तो हमारे एडवाइजर साहब ने मना कर दिया कि नहीं जी, हम आपको आरएलए नहीं दे सकते हैं, हम आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे सकते। तो मैंने उन्हें भी कहा था कि सर, कुछ डिपार्टमेंट तो हमें पास रेवेन्यू के होने चाहिए, जिससे हम एमसी में आपके पास बार बार हमें ना आना पड़े, हम अपने रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा तो आप देखेंगे कि आपने अखबारों में भी देखा होगा और वैसे भी आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स का बकाया है ना, सरकारी बिल्डिंगों पर है। हमारा तो वही दे रहे, हमारा 600-700 करोड़ वही आ जाएगा, हमें जरूरत नहीं है। मतलब जो मेरे संज्ञान में आया वो आया पंजाब यूनिवर्सिटी ने 66 करोड़ रुपए और पीजीआई से 41.5 कुछ करोड़ रुपया उनसे लेना है। तो 107 करोड़ तो यही हो गया। मतलब ये भी अगर हमें आ जाए, उसके अलावा देखिए ना, यूटी सेक्टर 8, पंजाब सेक्टर 8, हरियाणा सेक्टर 8, बहुत सी बिल्डिंगें सरकारी हैं। संघर्ष कैसे करोगे? मेरे साहब, आपको प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने में रोक कौन रहा है? विपक्ष कह रहा है कि आपको रोक कौन रहा है? मेयर आप हैं, एमपी आपके हैं, वसूलना आपने है, चेयर पे आप बैठे हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। रोक कौन रहा है? आज मैं इस स्टेप उठाने जा रहा हूँ, मैं नोटिस भी निकलवा रहा हूँ। पिछले 8 साल से कोशिश क्यों नहीं की गई है? पिछले 8 साल से क्यों नहीं कोशिश की गई कि हमारा जो पैसा रुका हुआ है उसे हम निकाल सके? जो आज जिस स्थिति में हम खड़े हैं, आज स्थिति में हमें खड़ा नहीं होना पड़ता। अगर रेगुलर हमारा टैक्स आ रहा होता, तो हमारे जो वाटर बिल आ रहे होते तो हमें इस क्राइसिस में नहीं आना पड़ता। ये जो मीटर खराब पड़े थे उसके बारे में किसने बताया? हमने बताया कि इतने मीटर खराब है। अब आप देखिए, एक आम बंदे को लगता है 15 से 2000 रुपये पानी के बिल का, और बड़ी बड़ी कोठियाँ बड़े बड़े महलों में फ्री में चल रहा है। उन्होंने दिखा दीजिए, हमारा तो मीटर खराब है। उन्हें एवरेज बिल कितना दिया जा रहा है? सिर्फ 100 या 200 या 500 रुपये, जिनकी मतलब हजारों के संख्या में बिल आना चाहिए, उन्हें हम फ्री में दे रहे हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं पिछले 8 सालों में इन्होंने पूंजीपतियों को और अमीर बनाया और गरीबों को और गरीब बनाया। मेरे साहब, प्रशासन के रवैये को आप किस तरह से देखते हैं? आप लगातार
प्रशासक महोदय से भी मिल रहे हैं, एडवाइजर साहब से भी मिल रहे हैं, प्रशासन के रवैये को आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से आपके एजेंडे रोके जा रहे हैं वहाँ पर? देखिए, बिल्कुल मैं कहूँगा कि हमारे गवर्नर साहब हमारे प्रति बहुत पॉजिटिव हैं। एडवाइज़र साहब भी सुनते ज़रूर हैं हमारी बातें, लेकिन हमारे मुद्दे रोक दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं एडवाइज़र साहब को हमारी बातें सुननी चाहिए और हमें जो कि हमारा हक बनता है, जो एक्ट के अनुसार हमारे डिपार्टमेंट बनते हैं, वो हमें दिए जाने चाहिए। ये मेरी एडवाइज़र साहब से गुजारिश है। और उनका जो रवैया है, अब तक तो मैं यही कहूँगा कि जो हमारे प्रशासक हैं गुलाब चंद कटारिया जी, उनका हमारे प्रति पॉजिटिव रवैया है, लेकिन कहीं ना कहीं एडवाइज़र जी का थोड़ा सा ये लग रहा है कि हम शायद अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद उनका थोड़ा सा अलग वे में जा रहा होगा। लेकिन उन्हें भी बहुत जल्दी हम सारा सिस्टम दिखा के बताएंगे कि क्या चीज़ हमारे पास होनी चाहिए जो हमारे पास नहीं है। हंगामा नहीं, वित्तीय हालात पे हमने चर्चा की है अपनी, हम किस तरह से उभर सकते हैं इससे, और इन सभी बिंदुओं पे हम टच कर रहे हैं। और मैंने तो शायद किसी को ऐसा नहीं कहा कि हम 10 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। मैंने ये जरूर कहा है कि हमारे रेवेन्यू वाले हमारे जो मीटिंग बुलाई गई थी कि हमारे कहाँ कहाँ से इनकम आ रही है और हम कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं, उसके लिए तो मीटिंग बुलाई गई है। मैंने पर्सनली टॉपिक वाइज तो किसी को नहीं बताया कि मैं किस पे बात कर रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि एमसी में पहली बार तो क्रंच नहीं आया, एमसी में पहले भी क्रंच आया है इस तरह का। और मुझे जहाँ तक पता लगा है कि खैर मैं तो इस हाउस में नया हूँ, लेकिन अभी 2 साल हो चुके हैं, तीसरा साल खत्म हो रहा है, तो पता लगा है कि JW मेरठ की ज़मीन भी हमारी थी और उस टाइम वो करीबन 1000 करोड़ में बेची गई थी और उससे हमारा जो फाइनेंशियल क्रंच है वो ख़त्म भी हुआ था और उसके बाद FD भी कराई गई थी। ये तो समय समय पर देखिए हमारी लैंड खाली पड़ी रहेगी, लोग कब्जा कर लेंगे और जो अच्छी लोकेशन हो वो हम क्यों छोड़ें, है ना। और यही कुछ पार्षदों ने बात की कि हम एडमिन जब भी हेल्प मांगता है हम उन्हें हेल्प करने के लिए तैयार है, अपनी लैंड देने के लिए तैयार है, लेकिन जब हम उनसे हेल्प मांगते हैं तो वो साफ मना कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं दोहरापन तो खत्म करना पड़ेगा और हम मिलकर काम करेंगे, क्योंकि देखिए वो भी पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं और हम भी पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं।